अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सुलह पसंद, वफामत के हामी, गुड कॉप, सबको साथ लेकर चलने के लिए मशहूर हमारे वजीर आजम जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ आज इंतहाई एग्रेसिव मूड में नजर आए। उन्होंने आज अपने खिताब में न सिर्फ तहरीक इंसाफ के साबिका दौर में तर्ज हुक्मरानी पर खुलकर तनकीद की, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। शहबाज शरीफ जो अमूमन सुलहजू और नर्म तबीयत के मालिक समझे जाते थे, उन्होंने न सिर्फ आज तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत को आउट क्लास किया है, बल्कि मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद करते हुए इमरान खान को फ्रॉडिये के लक़ब से मुखातिब किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश की। साइफर के मामले में के साथ बदतरीन बददियानती की गई। कभी किसी ने वतन का वकार इस तरह मजरू नहीं किया। ऑडियो लीक करने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। मैंने किसी और की ऑडियो लीक करनी तो मैं अपनी ऑडियो को लीक करता हूँ। न जाने क्या क्या इल्जामात लगाए पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर को, कोई भी हो, आप उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम और वतन फरोशी का इल्जाम, इससे ज्यादा कभी और घिनौनी साजिश और कोई हो नहीं सकती। मैं कहता हूं कि बदतरीन साजिश है। तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान नियाजी और उसके टोले के ऊपर है। इसके बाद कौम को किसी किस्म के कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। नाकाबिले तलाफी नुकसानात मेरी हुकूमत को नहीं, आइंदा आने वाली दिहाइयों तक ये नुकसान पाकिस्तान की कौम बर्दाश्त करती रहेगी। चोर डाकू आज उसका भी हिसाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल इसमें कोई अब दो राय नहीं है। इनको कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है, कौम के साथ फ्रॉड करता है। अगर ये फ्रॉडिया फौज को तकसीम करने की कोशिश की, न्यूट्रल चौकीदार, ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा। वज़ीर आज़म का आज का खिताब ये जाहिर कर रहा है कि मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे शायद बंद किए जा चुके हैं, और ये उस वक्त हो रहा है जब हुकूमत नहीं खुद तहरीक इंसाफ एनआरओ लेने के मूड में है, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ को एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। आज का खिताब पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल बता रहा था। अब किसी भी सूरत हुकूमत ना तो डील करेगी और ना ही किसी को ढील देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वाज़ेह किया कि इमरान खान जो कहता है कि नैब कवानीन में जो तब्दीली की गई ये एनआरओ है, मरियम नवाज के केस का इस तरमीम से कोई लेना देना नहीं। एनआरओ वो है जो इमरान न्याजी ने अपनी बहन अलीमा को दिया। तारीख का सबसे बड़ा 190 मिलियन पाउंड्स का एनआरओ दिया गया। एक वक्त था जब शहबाज शरीफ हुकूमत में आने से कबल और हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते थे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने और मिलजुल कर आगे बढ़ने की बात, लेकिन तहरीक इंसाफ बज़िद थी कि वो किसी को चोर डाकू से मुज़ाकरात नहीं करेगी। वज़ीर आज़म किस तरह बार बार तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों को मुज़ाकरात और कौमी डायलॉग करने की बातें करते थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़े। अगर वो उस तरफ जेन्युइनली कदम बढ़ाएंगे तो मैं शायद अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कहता हूँ कि हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। वी मस्ट हैव ग्रैंड डायलॉग। हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। पैसीते कौम आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है। जिस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की बातें करते थे, तब इन मुखलिसाना कोशिशों का न सिर्फ तहरीक इंसाफ की जानिब से तमस्खुर उड़ाया जाता था, बल्कि बार बार मुंतखब नुमाइंदों को एनआरओ लेने, चोर और डाकू होने के ताने दिए जाते थे। सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, इन चोरों का मैं मुकाबला करूंगा। मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। कई सहाफी भी कहते हैं इमरान साहब आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते? सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं, आपका माशरा तबाह हो जाता है। बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, वो आके हमारे ऊपर बैठ जाए। जो मर्जी आपने करना है आप कर लें। कान खोल के सुन ले कि एनआरओ नहीं मिलने लगा, एनआरओ नहीं मिलने लगा। इमरान खान एनआरओ नहीं देने लगा। कोई फायदा नहीं होना है जल्द से जुलूस से, कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलने लगा। कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ कर। लेकिन अब वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है। वही तहरीक इंसाफ जो अपने मुखालिफिन को चोर डाकू के ताने देती थी आज खुद एनआरओ लेना चाहती है। दूसरों को ताने देने वाले आज खुद यू टर्न लेने पर मजबूर हो चुके हैं। पसे पर्दा मुज़ाकरात की कोशिशों में मसरूफ हैं, लेकिन उन्हें हर तरफ से हजीमत का सामना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी के लिए एक एक करके रियायत मिलने के तमाम दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, और ये सब उनके अपने अमाल का नतीजा है। अब बाकी तमाम पार्टियां उनके रवैयों से नाला हैं। उनके बार बार यू टर्न से मुल्क की तमाम जमातों समेत खुद अवाम भी परेशान है। तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस ना जाने पर बज़िद थी, लेकिन आज वही तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस जाने पर मशरूत आमादा दिखाई देती है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के गुण गाते थे, लेकिन वो इमरान खान कुर्सी जाते ही इलेक्शन कमिश्नर के इतने खिलाफ हो गए कि ये तक कह दिया कि उन्होंने ये तैनाती की नहीं। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिलके किया। पहले तो इनके अपने इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। पूरी हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बदयानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती है उनको काम करते हुए। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। इस इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूंगा, आपके पास रास्ता है, आप रिजाइन कर। ये पहली बार नहीं है कि जब इमरान खान ने असेंबलियों में वापस जाने के मामले पर यू टर्न लिया हो। 2014 में इमरान खान ने 126 रोज का धरना दिया, असेंबलियों में वापस ना जाने का अहद किया, लेकिन मुतालिबात तस्लीम ना किए जाने और धरना नाकाम होने पर जुडिशियल इंक्वायरी की आड़ लेते हुए दोबारा असेंबलियों में वापसी इख्तियार की। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अगर कोई जुडिशियल कमीशन बनता है इंतखाबात के मामले पर तो असेंबली में वापस चले जाएंगे, और वही हुआ। वो इमरान खान जो बज़िद थे कि वो असेंबली में वापस नहीं जाएंगे, वो एक जुडिशियल कमीशन की आड़ में वापस असेंबलियों में चले गए। इस्तीफा दे के बाहर आएंगे और सारी इस असेंबली को खुदाहाफिज कहेंगे और इंतजार करेंगे अगली हकीकी असेंबली का, जब साफ और शफाफ इलेक्शन से हम पहुंचेंगे। यू टर्न समझते हैं? इस्तीफों को एक्सेप्ट करो, ना हम आपको मान दे, ना असेंबली को मान दे, और ना हम निकाले असेंबली में, फौरी एक्सेप्ट करो हमारे इस्तीफे। यू टर्न समझते हैं? का रिजल्ट भी आ जाता है जुडिशियल कमीशन का। अगर ये कह देते हैं नहीं जी इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं हुई, जो मैं समझता हूं कि नहीं होगा, हमने तो फिर भी फैसला कर लिया, इस्तीफे दे दिए, हमने तो असेंबली में नहीं जाना, हम तो फिर अगली इलेक्शन की तैयारी करेंगे। यू टर्न समझते हैं? हम सिर्फ इसलिए असेंबली में आए क्योंकि अब जुडिशियल कमीशन बन गई है। ये पहले बना देते हम भारी ना जाते असेंबली से। पाकिस्तान को ऐसी क्यादत नहीं चाहिए जो हर मसले पर यू टर्न करे। यू टर्न समझते हैं? ये नहीं, तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज भी एक यू टर्न लिया जब तहरीक इंसाफ के सरकर्दा अरकान इस्तीफों से मुताल्लिक एक दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस दरखास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के मुताबिक पिटिशंस को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफों पर इत्मीनान नहीं कर सकता। अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, 123 अरकान के इस्तीफों को एक साथ देखा भी नहीं गया, इसलिए पिटिशनर्स का इस्तीफों से मुताल्लिक लेटर मौसर नहीं रहा। केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पीटीआई के 10 मुस्ताफी अरकान असेंबली की दरखास्त पर समाअत की। पीटीआई की तरफ से वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत को पार्लियामान का एहतराम है। क्या ये सियासी जमात की पॉलिसी है? अभी तक बाकियों के इस्तीफे ही मंजूर नहीं हुए, अवाम ने भरोसा करके नुमाइंदों को पार्लियामान भिजवाया है। अली जफर ने कहा कि अदालत स्पीकर को हिदायत दे कि वो इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती। अदालत ने शकूर शाद केस में भी सिर्फ नजरसानी का कहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये सियासी तनाज़ात हैं, सियासी झगड़े दूर करने की जगह पार्लियामान है। आपको मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। क्या ये मुस्ताफी अरकान बाकी पार्लियामान में जाकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं? ये इन अरकान का फर्ज है कि वो पार्लियामान में अवाम की नुमाइंदगी करें। ये सिर्फ अरकान का नहीं, हल्के के उन लोगों का मसला है जो बगैर नुमाइंदगी के हैं। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामान जाकर बैठे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 70 साल में अदालतें बहुत ज्यादा सियासी मामलात में मुलविस रही हैं, जिससे अदलिया के इदारे को नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि आप इस्तीफे मंजूर करने का ऑर्डर मुअत्तल कर दें तो जाकर स्पीकर से बात कर सकते हैं। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत सियासी डायलॉग के लिए तो आपको सहूलत फराहम नहीं करेगी। पिटिशनर्स कह रहे हैं कि पार्लियामान को नहीं मानते, वो सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहते हैं जो मुल्की मफाद में नहीं है। आप पार्लियामान जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई, असेंबली का मेंबर रहकर असेंबली से बाहर रहना पार्लियामान की तौहीन है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि इस्तीफे मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि आप बायकॉट करें, आपके हल्के की नुमाइंदगी नहीं, सियासी बुनियादों पर वापसी चाहते हैं। पिटिशनर्स कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि पार्टी पॉलिसी के तहत बायकॉट जारी रख सकें। आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पिटिशनर वाकई पार्लियामान में वापसी चाहते हैं, फिर वो कहते हैं दबाव में इस्तीफा दिया और गलती मानकर वापसी चाहते हैं। अब कंडक्ट से अदालत को मुतमईन करें कि पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। अदालत ने कहा कि हम आपको पे देते हैं, 5 दिन में मुतमईन करें आप वापस जाना चाहते हैं। पिटिशनर्स बयान हल्फी दे दें कि पार्लियामान के बायकॉट की पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते। यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को यह बावर करा रही है कि उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ असेंबलियों का बायकॉट किया है, दूसरी जानिब वो ये चाहते हैं
कि वो अदालती फैसले की आड़ लेकर दोबारा असेंबलियों में वापस जाने की राह हमवार कर सके। यानी यहां सवाल यह है कि जब अदालतें बार बार ये दोहरा रही हैं कि असेंबलियों में वापस जाकर अपने मसाइल का हल ढूंढे, तो तहरीक इंसाफ आईनी तौर पर वापस असेंबलियों में जाने से गुरेजा क्यों है? यहां सवाल यह भी है कि अगर इमरान खान इक्तदार में नहीं होंगे तो क्या पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी? क्या तहरीक इंसाफ का वाहिद मसला इमरान खान को इक्तदार में लाना है? अगर वो इक्तदार में नहीं होंगे तो वो अपनी आवाम को असेंबलियों में उनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं करेंगे? उनके मसाइल के लिए आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? पीटीआई ना सिर्फ पार्लियामान को बेतौकीर बल्कि आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत के खिताब के दौरान भी पीटीआई सेनेटर्स की अदम मौजूदगी ने इस बात को साबित कर दिया कि वो अपने ही सदर का भी बायकॉट किए हुए हैं। आज पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में सदर ममलिकत के खिताब के दौरान क्या मनाजिर देखने को मिले, वो भी आपके सामने रखता है। कायदे आज़म ने कहा इत्तेहाद, पहले इत्तेहाद का, फिर उसके बाद उन्होंने कहा डिसिप्लिन, और फिर तीसरे उन्होंने कहा कि ईमान और इस्तेहकाम। आपकी तवज्जो मेंबरान पार्लियामान, आपकी तवज्जो होनी चाहिए, पार्लियामान आपकी तवज्जो होनी चाहिए। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अदालत बार बार आपसे कह रही है कि पार्लियामान को बेतौकीर ना करे। आज सदर ममलिकत ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है, इससे बड़ी बेतौकीरी क्या होगी? आपके मेंबरान कौमी असम्बली तो पार्लियामान में पहले से ही नहीं है, लेकिन सेनेटर्स भी इतने अहम मौके पर गायब रहे। क्या आपने अपने सदर का बायकॉट कर दिया? नहीं, आई थिंक हमने बेसिकली, क्योंकि ये एक नई हुकूमत के स्टार्ट का वो सारा होता है, तो वो तो बड़ा ऑब्वियस था कि ये जो असेंबली है, ये जो पार्लियामेंट है, ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेड इम्पोज्ड जिसको कहते हैं रिजीम है। इस बात तो अब शक ही कोई नहीं है। मतलब अगर मियां जावेद लतीफ आके कह रहे हैं कि जी हमें जबरदस्ती बिठाया हुआ है, और सारे नून लीग वाले भी कह रहे हैं, बाकी ये कह रहे हैं, तो इसमें तो बहस की कोई बात तो नहीं। फिर दलीप साहिबा, ये खुला तजाद नहीं है कि आपके अपने ही लोग जिनके इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर किए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए कि हमारे इस्तीफे आपने जबरदस्ती मंजूर किए, हम इस्तीफा नहीं देना चाहते? मेरा नहीं ख्याल कि ये कॉन्टेक्स्ट है और ना ये लफ्ज है। अगर आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी हमसे जबरदस्ती इस्तीफे लिए गए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। वो कहते हैं कि हमने लेटर्स लिखे थे, हमने रेजिग्नेशन नहीं दिए थे। ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये मशरूत था कि सबके इस्तीफे मंजूर कर लें आप, तो हमने तो एक खत लिखा था, आपने उसको रेजिग्नेशन समझ लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खुद ही आप अपने अपनी बात को निगेट कर दिया। इसका मतलब आपने इस्तीफे दिए ही नहीं थे? हमने खड़े होके रिटर्न दिए। एक स्पीकर था उस वक्त, कासिम सूरी जी, उसने एक्सेप्ट किया, हमने ऐलान किया और हम वॉकआउट कर गए। लेकिन असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन को भेजा नहीं ना कि इनको डी नोटिफाई करें, तो प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हुआ था। सुन लेना मेरी बात, आप रिजाइन करते हैं, ठीक है, इस 24 चैनल से रिजाइन करने के बाद आप मैं क्यों कर दूं? जी मैं आई विल नॉट कंटिन्यू एंड यू वॉक आउट। मेरे पास तो कोई अमेरिकी साजिश का साइफर नहीं आया कि मैं रिजाइन कर दूं। अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप नहीं, आपने क्योंकि मुझे कहा कि यहाँ से रिजाइन कर दें, तो मेरे पास तो कोई साइफर नहीं है कि मैं लहराऊं और मैं कहूं ये साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, इसलिए मैं 24 से रिजाइन कर रहा हूं। ये जो कमेंट आपने दिया है ना जी, ये कमेंट आपको मरियम नवाज की कैटेगरी में डाल देगा, जिसने ये कहा कि अब दुनिया से मैं तो डर रहा हूं कि कहीं वो मुझे इमरान खान की कैटेगरी में ना डाल दें। देखिए, अगर आपने पर्सनल होना है ना तो देन देयर इज नो पॉइंट। आप जब पर्सनल मुझ पे कहेंगी तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड, तो मुझे इजाजत होती है कि मैं रिस्पॉन्ड तो कर सकूं। आपका मसला हमेशा ये है कि जैसे ही आप सवाल करते हैं और मैं जवाब देना शुरू होती हूँ, आप बीच में टाउन करके आके अपना ही जवाब दे के आप जवाब दीजिए, अपना ही सवाल शुरू कर देते। आप जवाब दीजिए प्लीज। वी कैन डिसएग्री। आप सवाल करें, मैं नहीं कहती आपको कि आपने ये क्यों सवाल किया। हर किस्म का फजूल सवाल भी होता है, लेकिन हम जवाब देते हैं। चलिए, मेरा सवाल फजूल सही, लेकिन आप जवाब तो दीजिए प्लीज। ये खुद ही एग्जांपल आ गया सबके सामने कि मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दिया। मैं और मेरे व्यूअर्स भी आपके जवाब के मुंतज़िर हैं दलीप साहबा। मैंने आपको बड़ा सिंपल जवाब दिया, आप मुझसे ना अग्री करें, लेकिन मेरा जवाब कंप्लीट सुन ले। मेरा जवाब ये है कि जी आप एक स्पीकर ने जब एक्सेप्ट कर लिए, दूसरा स्पीकर अगर उस पर करेगा तो वो दोगलापन और वो दगाबाजी कहलाई जाती है। इसलिए हम कोर्ट में गए हुए, इंशाल्लाह जब फैसला होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं, स्पीकर साहब ने तो बुलाया चैम्बर में कि आइए और इनकी तौसीक कर दे, आप लोग स्पीकर चैम्बर में भी नहीं गए।
लॉज को शायद आप नहीं जानते, मैं तो नेशनल असेंबली में रही हुई। लॉ ये कहता है कि आप खड़े होके असेंबली में या अनाउंस करें या फिर आप स्पीकर के चेंबर में जाके करें, क्योंकि हम खड़े होके अनाउंस कर चुके थे, हमें चेंबर में जाने की जरूरत नहीं। जिन लोगों का एविडेंस मौजूद था, वीडियो एविडेंस, उनके तो इस्तीफे वो कहते हैं हमने मंजूर कर लिए। वही लोग अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। अब सिंपल सी बात है, ये ना देना या इस्तीफे देना, ये मामला खत्म हो जाएगा। फ्राइडे को पार्लियामान का इजलास है, आप सारे लोग चले जाइए और जाके कहिए कि ये पड़े हुए हैं हमारे इस्तीफे, इसको कबूल करें। मौके पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये आपको भी पता है सारा झूठ और ये मुलम्मा। आप जितनी मर्जी अलिफ बे पे इधर से पिछले कान से सीधे कान से उतारे, 22 करोड़ आवाम को पता है कि आप जो नैरेटिव पेश करने की कोशिश करें वो बिल्कुल इलीगल है और लॉ के मुताबिक हमने पूरा काम कर दिया हुआ है, और अगर ना किया होता तो इस वक्त अंदलीब साहिबा, ये बात फिर आपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान और फिर अपने साबिक स्पीकर असद कैसर साहब को नहीं समझाई थी? क्योंकि असद कैसर साहब का भी स्टेटेड पोजीशन है, इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि आप कोई जुडिशियल इंक्वायरी कराएं साइफर के मामले पर, हम असेंबली में आ जाते हैं। तो फिर वो गैर कानूनी तौर पर आएंगे असेंबली में? बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि जी हमने कुछ शराइत रखी थी असेंबली में अगर वापस आनी, और उन शराइत पे अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम नहीं आएंगे। सिंपल एज दैट। तो उस वक्त जब आप असेंबली में वापस आएंगे तो फिर किस कानून के तहत आएंगे? मेरी बात सुने, आप लोगों को हमने इतना बड़ा आपको लेसन सिखाया, आपके प्रोग्रामों में आई, आपने काटा छाटा, मैंने आपसे शर्तें लगाई 20 में से हम 15 जीतेंगे, आप लोग जो मर्जी कर लें। मेरा सवाल और हम ये जीत नहीं। गए। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त अगर आप मशरूत तौर पर असेंबली में आएंगे तो फिर किस कानून के तहत आएंगे? वापस आएंगे, हम तो इंतखाबात के जरिए वापस आएंगे। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ये कहते हैं कि जुडिशियल, इमरान खान की स्टेटेड पोजीशन है कि आप इस पर जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, हम वापस आ जाएंगे। इसकी तौसीक अभी आपने की है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उस वक्त कैसे आएंगे? आप तरीकाकार मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं तो कहती हूँ ठीक है, वो सही कह रहे हैं। आप कहते हैं आप वापस कैसे आएंगी, मैं कहा चले आप 6 दफा इंतखाबात करा लें और 6 दफा आप लोग हारेंगे। इंतखाबात तो 2023 में होंगे। चलो 2023 उससे पहले बाई इलेक्शंस भी हमने जीते, कराची में भी हराया, शरकपुर में भी हराएंगे। तो 2023 से पहले तेलंगाना में भी असेंबली में नहीं आएंगे, आप ये कह रहे हैं? 23 से पहले आज अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैरिस्टर अली जफर साहब से जो मुकालबा किया, उसमें अली जफर साहब ने यह कहा कि अगर हमारे बाकी मानदा लोग असेंबली में चले जाते हैं तो ये 10-11 जिनके इस्तीफे एक्सेप्ट हुए हैं ये असेंबली में नहीं जा सकेंगे। जिस पर उन्होंने कहा कि हमें 5 दिन का वक्त दें। अतर मिनल्ला साहब ने कहा ठीक है 5 दिन का वक्त है। तो इस हवाले से पार्टी पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं हुई, या 5 दिन लगेंगे आपको ये पार्टी पॉलिसी बनाने में कि असेंबली में वापस जाना या नहीं जाना? बात सुने, आप कह रहे हैं 23 में इलेक्शंस होंगे, ये कह रहे हैं ना आप कि आप 23 में आएंगी दोबारा इलेक्शंस में। मैं आपको कह रही हूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होंगे, उससे बहुत पहले हो जाएंगे। अब आप जो मर्जी करें, मैं जो मर्जी कहूँ, ठीक है इख्तलाफ है, लेकिन ये इख्तलाफ राय नहीं। आप ये कह रही है कि आम इंतखाबात के बाद ही आपका असेंबली में आना मुमकिन है, उससे पहले आप असेंबली वापस जाने का नहीं सोच रहे, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब 2014 के अंदर भी आपने इस्तीफे दिए थे, जिस वक्त धरना आपने दिया था तो आपको याद होगा कि आप रेजिग्नेशंस देके बाहर आ गए थे। मैंने भी वो स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब के सुनवाए हैं जिसमें उन्होंने बड़ी शद्दोमद से कहा था कि अब तो असेंबली में जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिनात में से है। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी करें इलेक्शंस के ऊपर, हम असेंबली में वापस चले जाएंगे। उसके बाद जब वो असेंबली में आ गए तो उनका कहना था कि हमारी क्योंकि ये मुतालबा मानना है इसलिए हम असेंबली में आ गए हैं। यानी बड़ी शद्दोमद के साथ आप ये कह रहे थे हम असेंबली में नहीं जाएंगे, और फिर बिलाखिर आपने यू टर्न लिया और असेंबली में बैठ गए। अब भी आप ये कह रहे हैं कि साइफर के मामले पर जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, हम असेंबली में चले जाएंगे। तो फिर आप कैसे यकीन से कह सकती हैं कि आम इंतखाबात से पहले आप असेंबली में नहीं जा सकते? इस पर आपने पार्टी चेयरमैन से पूछा? 10 मिनट का सवाल किया है तो 2 मिनट का जवाब भी सुन लें। आप 3 मिनट का जवाब एक तो आपके फैक्ट्स इनकरेक्ट है, आपके फैक्ट्स इनकरेक्ट है। हम वापस आए थे असेंबली में, हम किस लिए वापस आए? यमन में पाकिस्तान की फौजें भेजी जा रही और आपके यही जो इंपोर्टेड हुक्मरान थे वो तब थे, और हमने कहा था और सब ने कहा था कि अगर यमन में फौजें भेजी गई तो ये जो दहशतगर्दी नीचे आई है दोबारा आ जाएगी, जिस पे हमने फिर असूली फैसला किया कि हम जाएंगे और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है इसके ये अज़ाइम को नाकाम करेंगे, इसलिए हम आए थे। अच्छा खैर, उस वक्त तो इंपोर्टेड हुकूमत नहीं थी,
अब आप ये बात कर रही हैं, इस बात को मैं बाय नहीं करता क्योंकि मैंने भी इमरान खान साहब के शॉर्ट्स चलाए हैं कि क्यों आए थे वापस। अगर यमन का ही मामला था तो आज मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। देखिए, आपने जवाब दिया, मैं एग्री करूं या डिसएग्री करूं, इसका तो इस्तेहकाक मुझे दें। आज मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस वक्त वो मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रही हैं? मेरा ख्याल है आपको चाहिए था कि चले 200 प्रोग्राम्स नहीं, आप कम से कम 20 प्रोग्राम कर लेते जिसपे आप ये सवाल जरूर पूछते कि वो हमारे सारी जो हुकूमत है बाहर अयाशियां क्यों कर रही है। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक चार्जशीट पेश की है, क्योंकि इस वक्त वो नहीं है इसलिए चार्जशीट उन्होंने पेश की है जनाब 190 बिलियन पाउंड्स की, जो 50 अरब रुपया आया और फिर किस तरह जिसको जुर्माना हुआ था उसी को वापस दे दिया गया और उस पर किसने कितना कमाया और वफाकी कैबिनेट के से अप्रूवल भी ली गई और बाद में नैब में तरमीम भी कर दी कि जो वफाकी हुकूमत के फैसले हैं उनको इम्यूनिटी हासिल होगी। तो वो कहते हैं कि ये एनआरओ नहीं था। मेरी बात सुने आप, मैंने कहा है ना 200 प्रोग्राम्स में से चले 2 ही चले बादल ना खास्ता कर लें, उनको कहें जी आप 6 महीने हो गए हुकूमत में आए, आप एक टेडी पैसे की किसी पे इरेगुलरिटी और करप्शन नहीं प्रूव कर सकते। चलें, दलील अब्बास साहब, आज वज़ीर आज़म ने ये भी कह दिया है कि उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। खैर, इस पर भी कुछ ना कोई फाइंडिंग्स तो ज़रूर आ जाएंगे और हुकूमत से सवाल ज़रूर है कि ये सब कुछ है, चार्जशीट है, तो गिरफ्तारी कब होगी और कब जो है वो कदबात बनेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हैकर एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया है और हैकर ये कह रहा है कि अब मज़ीद वीडियोज़ भी मंजर आम पर आने वाली है। कौन मुश्किल में होगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीटीआई की तर्ज सियासत का खुलासा करने वाले हैकर ने गुज़श्ता रोज़ अपनी ट्वीट से तहलका मचा दिया था। हैकर ने जो बातें की, हमने उन्हें कुछ हालात व वाक़यात के जरिए से अपने प्रोग्राम में साबित करने की कोशिश की थी। हैकर ने अपनी ट्वीट में ये बताया था कि किस तरह डीजी FIA बशीर मेमन को इमरान खान के साथ तल्ख कलामी पर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बाथरूम में बंद कर दिया था और इस बात की तस्दीक के लिए हमने साबिक डीजी FIA बशीर मेमन को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, जिसमें उन्होंने इस वाक़े के रूनुमा होने की तस्दीक की और बताया कि मरियम नवाज के बारे में गलीज ज़बान बोलने पर उनकी इमरान खान के साथ झड़प हुई थी। होना तो ये चाहिए करके इंकशाफात की तरदीद या तस्दीक तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आती। कोई भी रहनुमा इन वाक़यात की रूनुमा होने के बारे में कौम को आगाह करता, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके बिल्कुल बरक्स साबिक डीजी FIA बशीर मेमन की किरदार कुशी शुरू कर दी गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी इस मुनज़्ज़म मुहिम पर बात करने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे बशीर मेमन ने अपने साथ होने वाले वाक़े की हमारे प्रोग्राम में तस्दीक की थी। ये कोई तमीज है? प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जुल्म है और ये गालियां दे रहा है बच्चियों को, बाइज्जत खातून को, किसी भी औरत को। इनके जुलूसों में जो लड़कियां आती हैं, जो औरतें आती हैं, वो क्या सोच के आती हैं? आपके इस वाक़े में टिपिंग पॉइंट वो था जहां मरियम नवाज साहिबा के बारे में इमरान खान साहब ने इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिर आगे क्या हुआ सर? बहुत ज्यादा लाउड हो गया और बहुत ज्यादा मुझे इतना पता कि मैंने गाली नहीं दी होगी। तो मुझे आजम खान ने मेरे टोन को देखते हुए उसने देखा कि मामला खराब हो रहा है, तो जैसे ही हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले तो मेरा बिल्कुल सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका और वो मुझे हाथ से पकड़ के बाथरूम में ले, बाथरूम का उसने दरवाजा बंद किया और उसने कहा सर खुदा के वास्ते क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को इस तरह करते। अब साबिक डीजी FIA के एतराफ़ के बाद तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर कोई बयान जारी करने की बजाय बशीर मेमन के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी और इस मुहिम में इतने आगे चले गए कि उन्होंने ना तो कौमियत का ख्याल रखा और ना ही किसी के एहसासात के बारे में सोचा। कल सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर से फवाद चौधरी ने DG TV को एक इंटरव्यू दिया और दौरान इंटरव्यू जब उनसे बशीर मेमन के वाक़े से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बशीर मेमन ने भी यही कहा कि मुझे समझाने के लिए बाथरूम में ले गए थे। शो में तहजीब से आरी गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने पश्तून कौम से मुतालिक इंतहाई नाजेबा तबसरा किया था। अब फवाद चौधरी के ये कलमात किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनसे ना सिर्फ पश्तून कौम के जज्बात मुजरू हुए हैं और उनमें इस बात पर काफ़ी गम और गुस्सा भी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हमायत करने वालों में ना सिर्फ बड़ी तादाद पश्तूनों की है बल्कि तहरीक इंसाफ पिछले 9 बरस से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है। PTI के रुकन सूबाई असम्बली हशाम नामुल्ला ने फवाद चौधरी के पश्तूनों से मुताल्लिक हालिया बयान पर उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया कि फवाद चौधरी ने पश्तूनों से मुताल्लिक कहा है कि उन्हें पश्तून कौम की जो कुछ कहा है उसे मैं पश्तून कौम की तौहीन समझता हूँ। ये पश्तूनों से मुताल्लिक ऐसी सोच रखते हैं, PTI तहरीक का हिस्सा बने हैं। किरदार कुशी पर तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमाओं की ये आदत बन चुकी है और वो कभी भी कहीं भी अपने किसी भी सियासी मुखालिफ की तज़हीक से बाज नहीं आते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से हैकर के दावों की जो तरदीद है वो तो सामने नहीं आई, लेकिन हैकर अपना पुराना अकाउंट डिलीट करके अब एक नए अकाउंट से दोबारा नमूदार हो चुका है। हैकर अब दोबारा इंडी बेल के नाम से नमूदार हुआ है, ये उसका एक अकाउंट टाइटल है और उसने एक बार फिर कोई अहम वीडियो जल्द रिलीज करने का ऐलान किया है।
हैकर के ऐलान से कबल ही तहरीक इंसाफ इन लीक्स पर काफी परेशान दिखाई देती है और वजाहतें दे रही है। गुज़श्ता रोज़ी तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के साबिक स्टाफ ऑफिसर ने शहबाज गिल उन्होंने एक प्रेस कॉम को बताया कि कुछ नाजेबा वीडियोस भी मार्केट में आ सकती हैं, लेकिन उन पर यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें डीप फेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। अब हैकर ये कह रहा है कि वो एक वीडियो मंजर आम पर लाने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी सफ़ों में एक लर्जा तारी हो गया है। शहबाज गिल क्या महसूस कर रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। फेक कुछ और वीडियोस बाजी ने बनवाई हुई हैं। बाजी का लंदन जाने का प्लान ही ये है। अब बाजी ने वो डीप फेक वीडियोस रिलीज करनी है। वो बुनियादी तौर पर फाहिश फिल्में हैं जिनमें लोगों के चेहरे चेंज किए गए हैं और आप सबको पता कितनी आसानी से चेंज हो जाता है। तहरीक इंसाफ एक जानिब इन लीक्स पर परेशान है, दूसरी तरफ वो इन लीक्स की तरदीद करने की बजाय दूसरों की किरदार कुशी करने में मसरूफ़ है। लेकिन हैकर जो दावा कर रहा है, पहले भी उसके दावे की तौसीक हो चुकी है, वो ऑडियोज़ भी जारी कर चुका है। अब वो एक वीडियो मंजर आम पर लाने का कह रहा है और इस वीडियो के मंजर आम पर आने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इसकी तरदीद करने में मसरूफ़ हो गए हैं। लगता ये है कि ये वीडियो खासी परेशान कुन हो सकती है। अब इस वीडियो में हैकर क्या रिलीज़ करना चाहता है, जिसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि बड़ी को गलीज़ शहबाज गिल साहब कह रहे हैं ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं, वो किससे मंसूब होंगी, वो किसकी वीडियोज़ हैं जो आएंगी और उसके बाद सियासी तौर पर किसको नुकसान होगा, यकीनन ये सोचने की बात है। लेकिन हैकर भी अगर कोई ऐसी गैर अखलाकी अखलाक सोज वीडियोज़ रिलीज़ करना चाहता है तो मेरा ख्याल है इस पर भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह की वीडियोस आनी भी चाहिए, क्योंकि सियासत में काफ़ी गंदगी हो जाएगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ताहयात नाअहली की बात हो रही है। ये ताहयात नाअहली किसके लिए, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसल वाडा नाअहली केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। फैसल वाडा की ताहयात नाअहली खत्म करने की दरखास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि केस में तस्लीम किया गया कि गलती हो गई, नाअहली बनती है मगर ताहयात नहीं। ताहयात नाअहली सादिक और अमीन के उसूल पर पूरा ना उतरने पर होती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह पर 3 रुकनी बेंच ने साबिक सेनेटर की दरखास्त पर समाअत की। समाअत में फैसल वाडा के वकील वसीम सज्जाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, इसलिए नाअहली का फैसला नहीं दे सकता। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि केस में तस्लीम किया गया कि गलती हो गई, नाअहली बनती है मगर ताहयात नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताहयात नाअहली सादिक और अमीन के उसूल पर पूरा ना उतरने पर होती है। असासे छुपाने या गलती करने पर आर्टिकल 63(1)C के तहत नाअहली की एक मुद्दत होती है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जब सफारत खाने जाकर शरीयत मनसूख नहीं करवाई तो नादरा ने सर्टिफिकेट कैसे दे दिया, जिस पर वकील फैसल वाडा ने बताया कि उनके वकील ने अमरीकी सफारत खाने जाकर नाइकॉप मनसूख कराया था। फैसल वाडा ने हकाइक छुपाए, ना कोई बददियानती की। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि फैसल वाडा का सारा झगड़ा सेनेट की नशस्त का है। वकील वसीम सज्जाद ने तफसीलात अदालत को बताते हुए कहा कि फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी 7 जून 2018 को जमा कराए, जिन पर 18 जून को स्क्रूटनी हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि फैसल वाडा ने दोहरी शरीयत छोड़ने का बयान हल्फी कब जमा कराया था। वकील ने बताया कि फैसल वाडा ने बयान हल्फी 11 जून 2018 को जमा कराया। रिटर्निंग अफसर को बता दिया था कि अमरीकी शरीयत छोड़ दी है। जस्टिस आयशा मलिक ने दरियाफ्त किया कि उन्होंने किस तारीख को अमरीकी सफारत खाने में जाकर शरीयत मनसूख कराई, जिस पर वकील ने कहा कि अमरीकी सफारत खाने जाकर कह दिया था कि शरीयत छोड़ रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या आपने सफारत खाने जाकर जुबानी बता दिया कि मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दो। वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि अमरीकी शरीयत छोड़ने का सबूत मैंने तो नहीं देना था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी 11 जून को जमा कराने से पहले जहमत ही नहीं की कि दोहरी शरीयत का मामला खत्म करे। वकील ने मजीद कहा कि नादरा ने फैसल वाडा को 29 मई 2018 को अमरीकी शरीयत कैंसिल होने का सर्टिफिकेट दिया था। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी जमा कराते वक्त फैसल वाडा का अमरीकी पासपोर्ट मनसूख नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 61(2)(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत दे सकती है। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती डिक्लेरेशन का मतलब है कि शवाहिद रिकॉर्ड किए जाए। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में आर्टिकल 62(1)(f) के इत्तलाक का मयार मुकर्रर कर चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वाडा ने अमरीकी शरीयत कागजात नामजदगी जमा कराने की बात छोड़ी है। वकील फैसल वाडा ने दोहरी शरीयत पर ताहलील खत्म करने की इस्तदा करते हुए कहा कि दोहरी शरीयत पर आर्टिकल 63(1)C का इत्तलाक होता है। दोहरी शरीयत पर रुकन सिर्फ डिसीट होता है, ताहयात नाअहल नहीं होता। बादजा अदालत ने फैसल वाडा के वकील को इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतालिक मजीद तैयारी करने की हिदायत करते हुए समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आज अदालत ने फैसल वाडा केस में एक बात वाज़ेह कर दी है कि फैसल वाडा की नाअहली 62(1)C के तहत हुई है, जो गलती का इर्तिकाब करने पर होती है। नाअहली नहीं बल्कि नाअहली होगी जिसकी मुद्दत मुतय्यन की जाएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कर अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।